हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो होगा जिसमें हम पूरे ही चैप्टर को एक वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस पूरे ही चैप्टर में हम समझेंगे कि हम क्रॉप को कैसे उगाएंगे, फिर उसे कैसे मैनेज करके रखेंगे ताकि हम आगे उसका यूज़ कर सकें। तो हमारा पहला ही टॉपिक आता है क्रॉप। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही प्रकार की जो फसल है वो एक लार्ज एरिया में उगाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। जब एक ही प्लांट की फसल पूरे ही लार्ज एरिया में उगाया जाए, एक बड़ी सी जगह में उगाया जाए, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। फॉर एग्जांपल हमने क्रॉप ऑफ वीट ली, मतलब जो जिस भी खेत में हम खेती कर रहे हैं उसमें बस वीट की फसल होगी, गेहूँ की फसल होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप, अब दो टाइप्स की क्रॉप आती है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। तो सबसे पहले आता है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वो क्रॉप जो बारिश के महीने में उगाई जाती है उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीज़न होता है इंडिया में वो जनरली जून से सितंबर के बीच में होता है। और खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। तो ये जितनी भी क्रॉप्स है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब कब उगाई जाती है? रेनी सीजन में उगाई जाती है, बिटवीन जून टू सितंबर। देन अब आता है रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। वो क्रॉप जो विंटर सीजन में उगाई जाती है, सर्दियों के महीने में उगाई जाती है, बिटवीन अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि अक्टूबर के मार्च के बीच में ही सर्दियाँ होती है, तो इसी सीज़न में ये वाली क्रॉप उगाई जाती है, विंटर सीजन में, जिसे हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। लिंसीड एक आपको नया वर्ड लग रहा होगा, ये अलसी होता है। अलसी के बीज को किसे हम क्या कहते हैं? लिंसीड कहते हैं। अब ये सारे तो क्रॉप हो गए। अब जो वेजिटेबल्स होती है या जो पल्सेस होती है वो कब उगाई जाती है? आप सबके माइंड में ये आ रहा होगा। तो बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो जो पल्सेस और वेजिटेबल्स होती हैं, मतलब इनको छोड़ के और भी जो बच गई हमारी पल्सेस या जो वेजिटेबल बच गई, वो कब उगाई जाती है? समर सीजन में उगाई जाती है बहुत जगहों पर। देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? किसी भी क्रॉप को उगाने में जो भी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, मतलब हम सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें, तभी जो आके हमें फसल मिलेगी, तो वो जो हम प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना। सेकंड सोइंग, मतलब बीज डालना। थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को डालना। फोर्थ इरीगेशन, पानी देना, जो भी हमें सीड डाला है उसमें पानी देना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, उसे वीड से प्रोटेक्ट करना। हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई करना। और स्टोरेज, जो भी हमने जो उगाया था, जो भी हमारा आइटम हमने उगाया था, जो भी हमने ग्रेन, पल्सेस जो भी उगाई थी, उसे फिर हम स्टोर करके रखेंगे ताकि हम उसका आगे यूज़ कर सकें। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे जानते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से आपको पता चल गया होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं हम। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, क्योंकि पहले तो हम मिट्टी तैयार करेंगे ना, तभी तो जाके हम उसमें सीड डालेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। दिस अलो द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। एग्रीकल्चर का पहला टास्क ये होता है कि हम क्या करें? सॉइल को लूज़ करें, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे क्रम्स होते हैं, हम उन सबको तोड़ें और उसे लूज़ करें, ताकि जो हमारी रूट्स है वो ज़मीन के नीचे तक जा सके और एक अच्छी पकड़ बना सके।
Since only a few centimeters of top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. तो इसमें मैं ये बताया गया है कि बस जो हमारे समझ लीजिए ये हमारी सॉइल है, इसकी बस ऊपर की कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स की जो लेयर्स होती है वो ही अच्छी होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए, बट हमारी जो नीचे वाली लेयर्स होती है उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सॉइल को लूज़ करेंगे, उसे लूज़ करेंगे, टर्न करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और हमारे प्लांट जो होगा वो अच्छे से अब ग्रो होगा। अब जब हम उसमें बीज डालेंगे तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो जो प्रोसेस होता है सॉइल को लूज़ करने का, उसे टर्न करने का, इसे हम क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। हम क्यों करते हैं टर्न और लूज़ सॉइल को, ताकि जो नीचे के हमारे न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे होंगे वो ऊपर आ सके और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलिंग, सबसे पहले तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि लेवलिंग क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं पीसेज एंड क्रम्स ऑफ प्लॉड सॉइल। जो भी हमने हमारी जो भी सॉइल को हमने जोता, अब हम उसे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, क्योंकि वो तो ऊबड़ खाबड़ हो रखी होगी, तो उसे हम एकदम एक लेवल पे लाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। तो एक क्यों बेनिफिशियल होता है, फॉर सोइंग के लिए। अब अगर सारी हमारी मिट्टी एकदम लेवल पे होगी, ऐसे लेवल पे होगी, तो हम अच्छे से इसमें बीज डाल सकते हैं और अच्छे से हम इसे इरीगेशन भी कर सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। अगर ऊबड़ खाबड़ होगी ऐसे तो हम अच्छे से बीज नहीं डाल पाएंगे, और इरीगेशन भी समझो हमने पानी इधर डाला तो पानी इधर रुक गया, इधर आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए लेवलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल हम किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल मॉइस्चर बिफोर सोइंग। तो कभी कभी हम मैन्योर भी ऐड कर देते हैं सॉइल में बिफोर टिलिंग, जिससे अच्छे से मिक्स हो सके मैन्योर सॉइल में। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम खेत को जोतते हैं, तो हम खेत को जोत क्यों रहे हैं, ताकि जो भी उसमें सॉइल के बिग क्रम्स है, पीसीस है, उसे हम तोड़ सकें और सॉइल को हम एकदम अच्छा कर सकें, ताकि जो भी हमारा प्लांट उगेगा उसकी रूट नीचे तक पेनिट्रेट करे सॉइल के और एक अच्छी पकड़ बनाए। तो ये हम किस टूल्स के थ्रू करते हैं, तो वो टूल कौन से, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तो सबसे हम प्लो को जानेंगे। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल। ये वुड का बना होता है और ये किसके द्वारा खींचा जाता है, बुल्स या अदर एनिमल लाइक हॉर्सेज एंड कैमल। हल तो आपने देखा होगा, उसी को हम प्लो कहते हैं। वो किससे बना होता है, वुड का बना होता है। ऐसा सा होता है हमारा हल, ऐसा टाइप का, और वो किससे खींचा जाता है, फॉर जो भी बैल हो गए या कोई अदर एनिमल हो गया। तो ये हमारा प्लो का एक डायग्राम है। ये वाली वुडन सी स्टिक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लो शेफ्ट। और ये जो आगे होता है ऐसे करके, जो क्या करता है, जो मिट्टी के जो बिग पीसेस ऑफ क्रम्स होते हैं उसे तोड़ता है, उसे कहते हैं प्लो शेयर। हो, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल। ये भी एक सिंपल टूल है जो क्या करता है, रिमूव करता है वीड और सॉइल को लूज़ करता है, और ये भी पुल किया जाता है किसी एनिमल के द्वारा। तो ये हमारा हो का डायग्राम है, आपकी बुक में भी बना होगा, ये हो का डायग्राम है। इसमें इसके पार्ट ग्रिप, हैंडल, बेंड प्लेट, रॉड, बीम। आता है हमारा कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। आजकल जो प्लोइंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स के द्वारा की जाती है। जिसे कौन चला रहा होता है, आगे से ट्रैक्टर चला रहा होता है।
द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स टाइम्स एंड लेबर। जो कल्टिवेटर होता है वो हमारा टाइम बचाता है और लेबर बचाता है। इससे अगर हम प्लोइंग करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगी और ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं होगी। देन सेकंड आता है सोइंग। एडिंग सीड इनटू सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सीड को सॉइल में डालने को ही हम क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। अब टूल फॉर सोइंग, अब हमें सोइंग करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स चाहिए होंगे। तो सबसे ज़्यादा आता है ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल। जो ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं टूल फॉर सोइंग वो फनल की शेप में होते हैं। देन सेकंड आता है सीड ड्रिल। दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। जो सीड ड्रिल होता है वो सो करता है सीड को यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ पर। मतलब अगर एक सीड यहाँ पर है तो एक सीड यहीं पर ही होगा, अगला सीड यहीं पर होगा, अगला सीड यहीं पर होगा। यूनिफॉर्मली मतलब हर सीडों के बीच इक्वल डिस्टेंस होगा और इक्वल डेप्थ पे होंगे वो। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये इंश्योर करता है कि जो सीड है हमारा वो कवर हो चुका है सॉइल से, मतलब वो ऊपर नहीं है, मतलब ऐसे नहीं ऊपर नहीं रह गया, वो नीचे नीचे है। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब अगर सीड हमारा अगर हमने हाथों से बीज डाले तो कोई कोई सीड ऊपर भी रह जाएंगे और वो बर्ड्स और खा लेंगे, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो जाएगी, हमें कम अनाज मिलेगा। बट सोइंग से क्या होता है, ये इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे डालता है और ये भी इंश्योर करता है कि मतलब सीड जिस लेवल तक सीड को जाना था वहाँ तक पहुँच गया नहीं पहुँच गया, क्योंकि बर्ड एकदम नीचे आके तो नहीं खा सकते ना। अगर वो सॉइल में कवर रहेगा सीड तो कैसे खाएंगे। तो ये प्रोटेक्ट करता है सीड को फॉर बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जो सोइंग हम करते हैं सीड ड्रिल से, ये भी टाइम सेव करता है और लेबर भी सेव करता है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया। हमने कहा था ट्रेडिशनल मेथड में हम फ़नल लाइक कुछ चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए फ़नल, इससे हम सीड डालेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, इसके थ्रू फिर नीचे नीचे चला जाता है। और ये सीड ड्रिल है हमारी। सीड ड्रिल इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ पे डालेगी सीड्स को। देन थर्ड आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। वो सब्सटेंस जो ऐड किए जाते हैं सॉइल में ताकि जो भी हमारा प्लांट है उसे उसकी अच्छी ग्रोथ हो और उसे सारे न्यूट्रिएंट मिले, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सम एग्जांपल ऑफ मैन्योर, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है उसी को हम मैन्योर कहते हैं। या जो भी हमारे अगर हमारा प्लांट मर गया है तो वो भी एक मैन्योर का काम करेगा, या हमारा कोई भी एनिमल डेड हो गया है तो वो भी एक मैन्योर का काम करेगा। देन अब डिफरेंस आता है फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर में। तो फर्स्ट, फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो मैन मेड होते हैं, मतलब ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, मतलब इसमें कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता। देन मैन्योर का फर्स्ट पॉइंट है, मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज़। तो मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज़ का, जो हम डिकम्पोज करते हैं तो उससे हमें मैन्योर मिलता है। सेकेंड, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को हम फील्ड में ही प्रिपेयर कर लेते हैं। थर्ड, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है। अब अगर जिस मिट्टी में जितने ज़्यादा प्लांट रेजिड्यूज़ या एनिमल रेजिड्यूज़ होगा तो उसमें आप समझो तो उसमें ह्यूमस ज़्यादा होगा, बट जिसमें ये नहीं होगा क्योंकि फर्टिलाइज़र्स तो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो इसमें तो ऐसा कुछ होगा नहीं, प्लांट रेसिड्यूज़ एंड एनिमल रेसिड्यूज़, तो इसमें ह्यूमस कम होता है। तो फोर्थ पॉइंट है फर्टिलाइज़र का, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम।
जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, एंड मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा होते हैं, बट मैन्योर में इतने ज़्यादा नहीं होते। मैन्योरिंग, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बार बार क्रॉप को कल्टीवेट करते जाएंगे सॉइल में तो क्या होगा, जो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम होते जाएंगे। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसलिए जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स सारे ख़त्म ना हो जाए, इसलिए फार्मर क्या करते हैं, उसमें मैन्योर ऐड करते हैं ताकि सॉइल में दोबारा से रीफिल ऑफ क्या हो जाए, न्यूट्रिएंट्स हो जाए। और दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। देन एक पॉइंट है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल या रीफिलिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग different crop alternatively. Earlier farmer in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This help in the replenishment of the soil with nitrogen. अब इसमें बता रहा है कि जो अलग एक और मेथड है कि सॉइल में हम दोबारा से न्यूट्रिएंट्स रीफिल करें बाय क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, जो नॉर्दर्न इंडियन साइड के फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेग्यूम प्लांट्स, फूडर लेग्यूम प्लांट ग्रो करते हैं। अब फूडर क्या होता है, वो क्रॉप होती है जो कल्टीवेट किए जाती है प्राइमरीली फॉर एनिमल फीड के लिए, मतलब उसे एनिमल ही खाएंगे। ऐसी जो क्रॉप्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, फूडर कहते हैं। तो वो लेग्यूम एज फूडर को ग्रो करते थे, मतलब वैसे वाले फूडर ग्रो करते थे जो लेग्यूमिनस हो। लेग्यूमिनस मतलब उनकी रूट ऐसी सी हो, फिक्स करते हैं, जिससे क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर वो अगले सीज़न क्या करते थे, वीट को ग्रो करते थे, जिससे अब वीट की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइजोबियम बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। दिस फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो प्रेजेंट होता है नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट ऐसे वाले, ये जो ये मैं सर्कल से बना रहा हूँ ये नोड्यूल्स है, तो ये प्रेजेंट होता है नोड्यूल्स ऑफ, यहाँ पर प्रेजेंट होता है और क्या कहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। देन अब आता है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट, इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर डालने से क्या होता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये सॉइल को पोरस कर देता है, ताकि पोरस मतलब छोटे छोटे से मतलब गैप छोड़ देता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस हो सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये सॉइल में नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि मैन्योर में पता है ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो माइक्रोब्स भी फ्रेंडली ज़्यादा होंगे। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव कर देता है, मतलब किस टाइप की सॉइल होनी चाहिए, क्ले होनी चाहिए या सैंडी सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये इम्प्रूव कर देता है इसे। फोर्थ, इरीगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना एट रेगुलर इंटरवल पे, इसे हम क्या कहते हैं, इरीगेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट। अब वाटर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट के लिए। तो फर्स्ट, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर किस लिए इम्पॉर्टेंट है? प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड, वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर इसलिए भी एसेंशियल है क्योंकि अब हमने अगर समझ लो बीज डाल दिए, अब कुछ दिनों तक बारिश ही नहीं हुई तो क्या होगा, वो सीड ग्रो तो करेगा नहीं। तो वाटर एसेंशियल है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्योंकि जब हम सीड को लगाते हैं तो जब तक उसे पानी नहीं आएगा तो तब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि ड्राई कंडीशन में सीड जर्मिनेट नहीं करता। थर्ड,
न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब हमने सॉइल में मैन्योर तो डाल दिया, पर अगर पानी नहीं जाएगा तो कैसे प्लांट के सारे पार्टों में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो जाएंगे। फोर्थ, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। वाटर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को फ्रॉम फ्रोस्ट से। फ्रोस्ट मतलब प्लांट पे एक थिन सी फ्रोज़न सी लेयर पड़ जाती है, तो ये उससे प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को, और हॉट एयर करंट से भी, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन मतलब एक टाइप का क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, और इवेपोरेशन हमें पता है कि इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग करता है। तो आप याद रख लीजिए कि हमेशा इवेपोरेशन जो होता है, जो इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग करता है। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो हमें पता है कि जो लीव्स होती है वो ट्रांसपिरेशन करती है, लूज ऑफ वाटर करती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो उससे क्या होगा, वो इवेपोरेशन ही तो है। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो हमारा लिक्विड होता है वो वेपर फेस में चेंज होता है। तो इससे क्या होता है, सरफेस पे, लीफ के सरफेस पे कूलिंग हो जाएगी, तो ये इससे उससे भी बचाता है। और लीफ का सरफेस अगर कूल रहेगा तो हॉट एयर करंट का कुछ भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोर्स ऑफ इरीगेशन। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। तो ये सोर्स ऑफ इरीगेशन होता है जिससे हम पानी लेके हमारा जो भी सीड्स है, क्रॉप है, उसमें हम डालते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड, सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। अब ट्रेडिशनल मेथड भी होते हैं इरीगेशन के। हमने ट्रेडिशनल मेथड किसके पढ़े थे, सोइंग के भी पढ़े थे। तो इस ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, जो कैटल और ह्यूमन लेबर यूज़ की जाती है इन मेथडों के लिए, ये मेथड चीपर तो होते हैं बट ये लेस एफिशिएंट होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। फर्स्ट आता है हमारा मोट पुली सिस्टम, सेकंड आता है चेन पम्प, थर्ड आता है डेखली, एंड फोर्थ आता है रहत लेवर सिस्टम। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन, इसमें आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव a rotating nozzle on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the top as it is raining. मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, ऐसे करके परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं हर जगह ऐसे करके, और यहाँ पर नोजल्स लगी होती है, नोजल्स, और मेन पाइप से पानी आ रहा होता है। अब मेन पाइप से पानी आएगा और जो मोटर ने उसने प्रेशर जनरेट करा और मेन पाइप से पानी आएगा, तो नोजल्स के थ्रू पानी ऐसे करके ऐसे गिरता है, जैसे रेन हो रही हो, ऐसे प्लांट्स पे गिरता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप। जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो यूज़फुल होता है फॉर लॉन्स के लिए। लॉन्स होते हैं मतलब एक बड़ी सी जगह पर हमने ग्रास उगा रखी है, कुछ और प्लांट उगा रखे हैं। कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए स्प्रिंकलर अच्छा होता है, और कुछ अदर क्रॉप्स के लिए भी स्प्रिंकलर सिस्टम अच्छा होता है। ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इस सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बस रूट में ही गिरता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक। अब इस सिस्टम में क्या है, हमारी पानी की ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो रही, क्योंकि वो सीधा रूट्स में ही गिर रहा है, ऐसे करके सीधा रूट्स में ही गिर रहा है वाटर, तो पानी की ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो रही। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन्स एंड ट्रीज़। ये बेस्ट टेक्निक है फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स में एंड ट्रीज़ को डालने के लिए। अब आता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हम वीड्स से कैसे अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करें। इन फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दिस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। जब भी हम खेती करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो हमें पौधे चाहिए होते हैं उनके साथ साथ कुछ और पौधे भी उग जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं।
द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। अब हम उन वीड्स को निकालेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी। अब वीडिंग नेसेसरी क्यों है? अब आप लोग सोच रहे होगे कि हम उन पौधों को क्यों निकालें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो क्रॉप उग रखी है, जो वीड्स उग रखे हैं, वो क्या करेंगे, जो हमारी क्रॉप है ना, उनसे सारे न्यूट्रिशन लेने लग जाएंगे, सब कुछ उनसे लेने लग जाएंगे और उन्हें क्या कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे। वीडिंग नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। सब कुछ उनसे लेने लग जाएंगे। दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर देंगे। तो इसलिए वीड्स को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि हम वीड्स को नहीं हटाएंगे तो हमारे जो भी हमें प्रोडक्ट मिलने वाला था एंड में वो सही नहीं मिलेगा। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। वीड को हम कुछ केमिकल के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वीडिसाइड, लाइक 2,4-D। अब आपको उसका फुल नाम फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है कि 2,4-D का फुल नाम क्या होता है। ये एक वीडिसाइड है, मैंने बता दिया। अब आपको 2,4-D का फुल नेम सर्च करना है, ये आपका होमवर्क है। अब आता है हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब हमारी क्रॉप अच्छे से उग चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, अब हम उसे काटेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। थ्रेशिंग। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम द chaff। दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। अब जो भी हमारी क्रॉप है, हार्वेस्टेड क्रॉप है, उसे हम भूसे से अलग करेंगे। मतलब जो भी हमें मिलना था उसमें से जो भी ग्रेन सीड्स मिलने थे उसे हम भूसे में से अलग करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड chaff बाय विनोविंग। जिन फार्मरों ने मतलब अपने छोटी जगह में खेती करी होती है, वो कैसे सेपरेट करते हैं ग्रेन को chaff में से, बाय विनोविंग। विनोविंग हमने पढ़ा हुआ है। विनोविंग क्या करते हैं, थ्रू विंड हम chaff को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। आता है स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस आइटम इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब जो भी हमारा आइटम प्रोड्यूस हुआ, जो भी हमारा ग्रेन प्रोड्यूस हुआ, उसे हम स्टोर करके भी तो रखेंगे ताकि हम आगे यूज़ कर सके। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेव फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमें आगे तक हमारे जो प्रोड्यूस ग्रेन है उसे हमें स्टोर करके रखना है, तो उसे हमें सेव करना पड़ेगा मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि ये उसे ख़राब कर सकते हैं। Before storing them, the grain are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pests, bacteria and fungi. स्टोर करने से पहले ग्रेन को हमें प्रॉपरली ड्राइड करना पड़ता है सन के पास ले जाके, जो रिड्यूस कर देता है उसमें से मॉइस्चर। मतलब अगर ग्रेन में जो भी मॉइस्चर होगा हम सन के पास रखेंगे तो सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो इसे प्रिवेंट करेगा अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, जो कीट होते हैं, बैक्टीरिया से और फंगी से। क्योंकि फंगी कहाँ पर लगती है, जहाँ पर मॉइस्चर होता है। तो अगर हम उसे सन के पास जाके रख देंगे और उसका मॉइस्चर हम रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसे फंगी नहीं लगेगी। फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। फार्मर स्टोर करते हैं ग्रेन्स को जूट बैग्स में और मेटालिक बिन्स में। हाउएवर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज। अब लार्ज स्केल पे हमें स्टोर करना है ग्रेन को, तो हम इसे किस में स्टोर करेंगे, साइलोज में स्टोर करेंगे और ग्रेनरीज में, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। तो इसे प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम पेस्ट एंड रैट्स एंड इंसेक्ट। देन अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. अगर हम एनिमल्स को रियर्ड कर रहे हैं, मतलब ब्रिंग अप कर रहे हैं, पाल रहे हैं उन्हें घर में, फार्म्स में, और उन्हें अच्छा सा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी बहुत देखभाल कर रहे हैं, अगर यही सब लार्ज स्केल पे किया जाए तो इसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब जो भी एनिमल से जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उससे जो फार्मर्स होते हैं वो सेल करते हैं। तो बहुत सारे फार्मर डिपेंडेंट होते हैं एनिमल हस्बेंड्री पर।
लाइक फर्स्ट हमारा आता है इसके एग्जांपल डेयरी फार्मिंग, सेकंड आता है पोल्ट्री फार्मिंग, थर्ड आता है फिश फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में हम क्या करते हैं, काउज या बफेलो इनको क्या करते हैं, रियर्ड करते हैं ताकि इनके दूध को बेच सके। सेकंड पोल्ट्री फार्मिंग अबाउट बर्ड्स होता है, जैसे हम चिकन्स या बर्ड्स को क्या करते हैं, रियर करते हैं फॉर एग्स, मीट्स एंड फैदर के लिए। और फिश फार्मिंग में हम फिश को रियर करते हैं फॉर देयर मीट। तो जब हम एनिमल्स को रियर करें, ब्रिंग अप करें, उन्हें अच्छा खाना दें, केयर करें, अगर इन्हीं सब चीज़ों को हम लार्ज स्केल पे करें तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ऐसी टाइप की फार्मिंग पे बहुत सारे फार्मर डिपेंडेंट होते हैं। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप करके कमेंट में बता दीजिएगा कि उसका आंसर क्या है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।